हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑलरेडी स्टार्ट करवा चुके हैं, जिसमें हमने रियलिज्म का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल रियलिज्म के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म को न्यू रियलिज्म भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म पर आपको आंसर लिखना है या आपके पास न्यू रियलिज्म पर आता है, तो दोनों सेम है। ये रियलिज्म के बाद की थियरी है। ओके, इसके जो मेन सपोर्टर है वो है केनेथ वॉल्स। सबसे ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंट थियरी मानी जाती है। सो बेसिकली वॉल्स ने अपने एनालिसिस का बेस किसको माना है? इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को। ओके, वॉल्स जो क्लासिकल रियलिज्म की इन बिलीव्स को तो एक्सेप्ट करते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पावर के लिए कंपटीशन है, राइट? और हर एक स्टेट हमेशा पावर की खोज में लगा रहता है, जिससे कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके, उसको सिक्योरिटी दे सके। बट केनेथ वॉल्स इस तरीके के बिहेवियर का रीज़न किसको मानते हैं? इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर को। इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं केनेथ वॉल्स। ओके, सो केनेथ वॉल्स इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम जो अनार्कियल तो है, लेकिन इसका जो रीज़न है वो ह्यूमन नेचर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि रियलिस्ट थिंकर्स का क्या मानना था कि ह्यूमंस बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं और स्टेट को बिल्कुल भी मोरालिटी नहीं दिखानी चाहिए। ओके, सो केनेथ वॉल्स का क्या मानना है कि अगर हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? पावर स्ट्रक्चर को समझना होगा, तभी हम अच्छे तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझ पाएंगे। सो अब हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में पार्ट लेने वाली जो यूनिट्स होती है वो आपस में किस तरीके से अरेंज होती है, राइट? ये हमें देखना है। सो सबसे पहले डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक सिस्टम पाया जाता है जो किस तरीके से काम करता है? हायरार्किकली, जिसे कनेक्ट किया जाता है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सिस्टम में अनार्की पाई जाती है, जैसे कि हम जानते हैं। और यहाँ पे कोई भी ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं होती है जिसके ऑर्डर्स को कोई भी सोवरेन कंट्री जो है फॉलो करे। ओके, नाउ नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ओके, सो इसमें क्या होता है? अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, उनके कामों को डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं इन्हें डिटरमाइन किया जाता है। उनकी ड्यूटीज़, उनके जितनी भी पावर्स होती है, अलग अलग तरीके से डिटरमाइंड उन्हें किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है अलग अलग तरीके का काम करती है। जबकि जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, सभी कंट्रीज़ इक्वल बिहेव करते हैं। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़ के बेस्ड पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक इक्वालिटी होती है। किस तरीके की इक्वालिटी? जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है? जो कि काम करते हैं वो किस सिस्टम में काम करते हैं, वो उस सिस्टम में पार्ट लेते हैं, उनके बीच पावर्स और डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होते हैं। सो कैपेबिलिटी मीन्स टू कैरी आउट द फंक्शंस। ओके, अब हम बात करेंगे डिफेंसिव रियलिज्म के। इनके जो मेन सपोर्टर्स है वो कौन कौन है? केनेथ वॉल्स, रॉबर्ट जार्विस, जैक सिनार्डो, स्टीफन वन एवेरा, ये मेन इनके सपोर्टर्स रहे हैं। तो डिफेंसिव रियलिज्म का क्या मानना है कि जो स्टेट को जो जिस तरीके की पावर लेते हैं, स्टेट को उस हद तक की पावर लेना चाहिए जिस हद तक वो अपने स्टेट को सिक्योर कर सके, और स्टेट सिक्योरिटी ही स्टेट का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है ऑफेंसिव रियलिज्म। इनके जो मेन सपोर्टर रहे हैं वो है जॉन जे मीरशेमर। इनका क्या मानना है? इन्होंने सबसे पहले तो डिफेंसिव रियलिज्म के जो सपोर्टर है केनेथ वॉल्स, उनको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। उनका क्या मानना है कि वॉल्स की जो थियरी है, यानी कि वॉल्स की जो थियरी है वो उन्होंने एक्सप्लेनेटरी थियरी बताई है, यानी नॉर्मेटिव थियरी, आदर्शात्मक सिद्धांत उन्होंने बता दिया है कि आपकी थियरी पूरी एक आदर्शवादी थियरी है। आप जो भी बात कर रहे हो, आप तो सिर्फ ये बात कर रहे हो, सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हो। तो मीरशेमर के अकॉर्डिंग स्टेट का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं होना चाहिए, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ग्लोबल हेजेमोन बनना, यानी कि वैश्विक मुखिया बनना। ओके, सो बेसिकली मीरशेमर के अकॉर्डिंग पावर का बेस एक्चुअल में है क्या? पावर का जो बेस है वो है मिलिट्री पावर। उसमें भी उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसे बताया? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने लैंड फोर्सेस को बताया। उनके अकॉर्डिंग अगर लैंड फोर्सेस नहीं होंगी तो किसी भी ज़मीन पर कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम देखेंगे रियलिज्म और न्यू रियलिज्म में डिफरेंस। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं सोर्स जो है रियलिज्म का कहाँ से आया है? सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। न्यू रियलिज्म का जो आया है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट
ऑब्जेक्टिव क्या है स्टेट का, स्टेट पावर रियलिज्म में। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो रियलिज्म की जो थियरी है वो बेसिकली स्टेट को उन्होंने सेंटर में रखा है। ओके, और न्यू रियलिज्म को किसको इन्होंने सेंटर में रखा है, नेशनल सिक्योरिटी। मोटिवेशनल एलिमेंट्स पे आ जाते हैं, इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, न्यू रियलिज्म में किस चीज़ की बात हो रही है, अनार्की एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़। नाउ नेक्स्ट इज पावर बैलेंस की जब बात हो रही है तो रियलिज्म में बिटवीन स्टेट और फैक्शंस, एंड न्यू रियलिज्म एट द लेवल ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, सो अब हम देखेंगे फेमिनिस्ट क्रिटिक, रियलिज्म में किस तरीके का उन्होंने क्रिटिक दिया है। सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसाइज़ किया है अलेक्जेंडर वेंट ने रियलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया है। किस बेसिस पे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, वेंट का क्या मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 3 तरीके के कल्चर पाए जाते हैं। सबसे पहले हॉब्स के थॉट्स की, सेकेंडली लॉक के थॉट्स की, थर्ड कांट के थॉट्स की। तो जो लॉक और कांट के थॉट्स थे वो मोरालिटी के बेस पर थे। ओके, क्योंकि वो लिबरल्स थे। ओके, जो हॉब्स के थॉट्स थे वो बहुत ज़्यादा उनका क्या मानना था कि ह्यूमंस बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, उसी को रियलिस्ट थिंकर्स ने अपना बेस मान लिया है अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वेंट। ओके, बाकी के जो 2 कल्चर है यानी कि कांट के थॉट्स एंड लॉक के थॉट्स, उनमें मोरालिटी दिखती है। ओके, तो अलेक्जेंडर वेंट का क्या मानना है कि जो बाकी की 2 कल्चर्स है उनमें पीस पाया जाता है, यानी कि शांति हो सकती है, क्योंकि रूल्स और वैल्यूज़ की बेस पर स्टेट बिहेव कर सकते हैं। सो अनार्की वही है जो स्टेट इसे बनाना चाहता है, ऐसा किसका मानना है, अलेक्जेंडर वेंट का। सो अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक्स इट। जे एन टिकनर ने भी रियलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया है। उनका क्या मानना है कि यथार्थवादी क्या मानते हैं, उनका ह्यूमन नेचर का जो कॉन्सेप्ट है या जो उनकी थियरी है वो पूरी तरीके से एक तरफा थियरी है। वो केवल मेल्स के बिहेवियर्स को दिखाता है, जबकि ह्यूमन नेचर जब हम बात करते हैं तो मेल एंड फीमेल्स दोनों की क्वालिटीज़ उनमें शामिल होती है। ओके, सो जब नेशनल इंटरेस्ट को हम देखते हैं तो उसमें पावर से बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कई तरीके की उसमें चीज़ें शामिल होती हैं। तो अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर वॉर की बात कर लो या इन्वायरमेंटल क्राइसिस या कुछ ग्लोबल इश्यूज़ की जब हम बात करते हैं, तो एक दूसरे पे ब्लेम लगा के इस तरीके की थियरी से ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, हमें इसमें म्यूचुअल कॉर्पोरेशन की ज़रूरत होती है। ऐसा किसका मानना है, जे एन टिकनर का। ओके, सो फ्रेंड दैट्स इट फॉर टुडे। देखिए, रियलिज्म और न्यू रियलिज्म जब हम बात करते हैं इस पे क्वेश्चन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़रूर पूछा जा सकता है, या फेमिनिस्ट क्रिटिक्स इसमें पूछा जा सकता है। तो जब क्रिटिक आपसे पूछा जाए तो ही आपको क्रिटिक देना है। जब आप आंसर राइटिंग लिखते हैं ना, जब आपसे क्रिटिक पूछा जाए तो ही आपको देना है, अदरवाइज आपको क्रिटिसिज्म लिखने की कोई नीड नहीं होती है। क्वेश्चन की जो नीड है वही आपको आंसर राइटिंग में लिखना होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो। रियलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो पावर पर बेस्ड है, न्यू रियलिज्म का बेसिकली स्टेट सिक्योरिटी पर बेस्ड है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई हो, दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। सो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेंगे।
सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हो सो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना